ओके, हाय एवरीवन। आज हम बात करने वाले एट्रियल फ्लटर के बारे में। तो एट्रियल फ्लटर एट्रियल फिब्रिलेशन और एट्रियल फ्लटर दोनों में डिफरेंस है ही क्या? फिब्रिलेशन फ्लटर दोनों एफ एफ ही तो वर्ड है, बट देर इज़ अ डिफरेंस और हम ये डिफरेंस की बात एंड में करेंगे कि क्या डिफरेंस है, ठीक है। तो एट्रियल फ्लटर बेसिकली मतलब क्या होगा कि इसमें हाथ जो फ्लटर करेगा, मतलब कल ट्विच करा था आज फ्लटर करा, मतलब बस हाँ यही काम बचा है कि दोनों में डिफरेंसेस पढ़ने बैठेंगे। अब नहीं, हम इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। फ्लटर मतलब बस हार्ट जो है बहुत फास्ट बीट करने लगेगा, ठीक है। तो जैसे मूवीज़ में सीन होता है वैसा कुछ नहीं। इस केस में क्या होगा, एट्रिया जो है बहुत रैपिडली बीट करने लगेगा, बट इस केस में बीट करेगा, ट्विच नहीं करेगा। बीट करेगा एट द रेट ऑफ 250 to 350 बीट्स पर मिनट। और ये क्यों हो रहा है बेसिकली, तो कल हमने पढ़ा था एट्रियल फिब्रिलेशन में क्यों हो रहा है, क्योंकि एक्टोपिक जो है, एक्टोपिक फोकाई बन रहा है कंडक्शन के लिए, जिसमें से इम्पल्सेस रिलीज हो रहे हैं, जिसकी वजह से देर इज अ बीटिंग एंड री एंट्री सर्किट इज ऑल्सो प्रेजेंट, जिसके थ्रू जो बीट्स है वो वापस जो इम्पल्सेस है वो वापस एट्रिया में जा रहे हैं। बट इस केस में क्या होगा, इस केस में देर विल बी मैक्रो री एंट्रेंट सर्किट प्रेजेंट इन दी केवो ट्राइकस्पिड इस्थमस। तो ये मैं क्या बोल गई, किसी को कुछ समझ में आया? नहीं, मुझे भी नहीं आया, ठीक है। तो हम समझने की कोशिश करते हैं कि मतलब क्या हुआ इसका। तो इसके लिए थोड़ा एनाटॉमी में घुसना पड़ेगा। एनाटॉमी में इमेजिन करता है ये हमारा राइट एट्रियम है, राइट एट्रियम, ठीक है। तो राइट एट्रियम में क्या होगा, ट्राइकस्पिड वॉल। तो ये राइट एट्रियम, ट्राइकस्पिड वॉल, ये राइट वेंट्रिकल, ठीक है। तो राइट वेंट्रिकल का कोई काम नहीं, उसको हटा दो। तो राइट एट्रियम में देयर इज अ ट्राइकस्पिड वॉल एंड देयर इज दिस इंफीरियर वेना केवा, ठीक है। तो एक इमेजिन करो, ये राइट एट्रियम है, ये इंफीरियर वेना केवा एंटर हो रहा है उसमें, ठीक है। इंफीरियर वेना केवा एंटर हुआ, ये ट्राइकस्पिड वॉल और ये राइट वेंट्रिकल, ठीक है, इमेजिन। तो ये इंफीरियर वेना केवा मतलब सुपीरियर वेना केवा, इंफीरियर वेना मतलब इन अ वे इनडायरेक्टली मैं कहना चाह रही हूँ कि ठीक है। तो जो ऑस्टियम होगा वेना केवा का, तो वेना केवा का ऑस्टियम मतलब जो एंट्री जहाँ से हो रही है, ठीक है, वेना केवा की, वहाँ पे और ट्राइकस्पिड वॉल में, यानी इंफीरियर के वेना केवा का ऑस्टियम, आईवीसी का ऑस्टियम और ट्राइकस्पिड वॉल्व के बीच में जो ये मस्क्यूलर टिश्यू प्रेजेंट होगा, थोड़ी देर के लिए इसको, तो ये इंफीरियर वेना केवा और ट्राइकस्पिड वॉल के बीच में जो ये मस्क्यूलर टिश्यू प्रेजेंट होगा एट्रियम में, राइट एट्रियम में, इसको कहेंगे, तो इसको कहेंगे केवो ट्राइकस्पिड इस्थमस, ठीक है। तो पोर्टल के इंफीरियर वेना केवा का केवा केवा केवो, ट्राइकस्पिड वॉल का ट्राइकस्पिड इस्थमस, ठीक है। तो इनके बीच में जो ये टिश्यू प्रेजेंट होगा मस्क्यूलर, उसको कहेंगे केवो इस्थमिक, केवो ट्राइकस्पिड इस्थमस। देखो मैं खुद भी फ्लटर कर रही हूँ ये नाम बोल के, बिकॉज कैसे वर्ड चाहिए, ठीक है। बट हमें एटलीस्ट समझ में आ गया एनोलॉजी क्या है, केवो ट्राइकस्पिड इस्थमस, ठीक है। तो अब इस केस में क्या होगा कि एट दिस पॉइंट केवो ट्राइकस्पिड इस्थमस के जो पॉइंट है ना, उस पॉइंट पे क्या होगा कि मैक्रो री एंट्री या मैक्रो री एंट्रेंट सर्किस प्रेजेंट होगा। तो मैक्रो री एंट्रेंट सर्किस का क्या मतलब है, मेरा जीप लपलपा रही है ऐसे वर्ड्स बोल के। सो व्हाट विल बी द मीनिंग ऑफ मैक्रो री एंट्रेंट सर्किट इज दैट कि इस केस में क्या होगा, वॉट एवर इम्पल्स इज गोइंग, ठीक है, फ्रॉम द SA node to the AV node to the ventricles, what is happening is when it is going from the SA node to the AV node, some of the some of the impulses are coming back, okay. So what is happening, यहाँ पे क्या हो रहा है कि कुछ impulses जो है वापस से वापस आ रहे हैं केवो इस्थमिक जंक्शन, केवो ट्राइकस्पिड इस्थमस पे, और वापस से वो सर्किट जो है फॉर्म हो रही है, ठीक है, जिसकी वजह से देयर इज बहुत सारी बीट्स प्रेजेंट इन दी एट्रिया। तो एट्रिया बहुत टाइम कॉन्ट्रैक्ट बीट इसीलिए इसी वजह से कर रहा है क्योंकि देयर इज अ मैक्रो रीएंट्रेंट सर्किट प्रेजेंट इन दी केवो ट्राइकस्पिड इस्थमस, ठीक है। तो फाइनली समझ में आ गया कि ओके कहना क्या चाह रहे हैं, जिसकी वजह से बीट हो रहे हैं फास्ट फास्ट, ठीक है। तो ये सबसे कॉमन टिपिकल एट्रियल फ्लटर का केस ये है। अभी ये मत बोलना कि देयर इज, तो ये भी ऐसे ऐसे भी तो हो रहा है, नहीं, ये सिर्फ सबसे कॉमनेस्ट जो है, सबसे कॉमनेस्ट टिपिकल एट्रियल फ्लटर की बात कर रहे हैं कि इस केस में क्या होगा कि मैक्रो रीएंट्रेंट सर्किट प्रेजेंट होगा कि वो ट्राइकस्पिड इस्थमस में, जिसकी वजह से देयर इज वेरी फास्ट बीटिंग ऑफ द एट्रिया। तो क्या होगा कि 2:1 ब्लॉक या 1:2 ब्लॉक, या फिर कह सकते हैं 3:1 ब्लॉक या 4:1 ब्लॉक। मतलब जो हमने कल पढ़ा था ना कि AV नोड जो है वो क्या करेगा, आउट ऑफ
4 इम्पल्सेस वो एक को जाने देगा, या आउट ऑफ 2 इम्पल्सेस एक को जाने देगा, या आउट ऑफ 3 इम्पल्सेस वो एक को जाने देगा। सिमिलरली इसमें भी क्या होगा कि AV नोडल ब्लॉक प्रेजेंट होगा, लेकिन उस केस में क्या था कि वो वेरिएबल था, ठीक है। तो उसकी वजह से RR इंटरवल उस केस में वेरी कर रही थी काफ़ी ज़्यादा, ठीक है, कि कांस्टेंट थी नहीं, किसी केस में वो कम थी, किसी केस में वो ज़्यादा थी, और इरेगुलर रिदम प्रेजेंट थी। बट इन दिस केस देयर विल बी ऑर्गेनाइज्ड रेगुलर रिदम प्रेजेंट, ठीक है। तो ऑर्गेनाइज्ड और रेगुलर बीटिंग ऑफ दी होगा, ऑर्गेनाइज्ड और रेगुलर ही होगा, ब्लॉक प्रेजेंट होगा, जिसकी वजह से वेंट्रिकुलर रेट जो होगा वो कम होगा कंपेयर टू द एट्रियल रेट जो 250 to 350 है, उसके कंपैरिजन में वेंट्रिकुलर रेट विल बी लेस, ठीक है। पर 175 बीट्स पर मिनट हो सकता है, उससे कम हो सकता है, लेकिन एटलीस्ट वो 50 to 300 नहीं है, बिकॉज देर विल बी अ AV ब्लॉक प्रेजेंट इन दिस केस एज वेल, ठीक है। बट इन दिस केस देर विल बी अ रेगुलर सिंक्रोनाइज्ड बीटिंग प्रेजेंट, ठीक है। तो इरेगुलर नहीं होगा, RR इंटरवल भी इस केस में रेगुलर होगा। अब कॉजेज़ क्या हो सकते हैं, तो कॉजेज सिमिलर जैसे हमने एट्रियल फिब्रिलेशन के पढ़े वैसे हो सकते हैं। देयर कैन बी हाइपरटेंसिव हार्ट एट्रिया प्रेजेंट जिसकी वजह से ये हो रहा है, या फिर रूमेटिक हार्ट डिजीज़ हो सकता है, पेरिकार्डाइटिस हो सकता है, मायोकार्डियोपैथी हो सकती है, ओके। और पल्मोनरी एटियोलॉजी भी हो सकती है कि उसको पल्मोनरी इन्फेक्शन हुआ जिसकी वजह से उसको ये हो रहा हो। बट एट द एंड ऑफ द डे हो क्या रहा है कि उसकी वजह से एट्रियल फ्लटर हो रहा है। अब इसको डिफ्रेंशिएट करना हो एट्रियल फिब्रिलेशन से ओनली ऑन द बेसिस ऑफ ECG, बिकॉज ऑब्वियसली जो सिम्टम्स है वो पेशेंट सेम सिनकोप, पाल्पिटेशन, डिजीनेस, फटीग इन सब की ही लाएगा उसमें, और एट्रियल फ्लटर और एट्रियल फिब्रिलेशन में सिम्टम्स जो आएंगे पेशेंट के वो सेम आएंगे। तो ऑन द बेसिस ऑफ ECG तुम कैसे डिफरेंशिएट करोगे, तो ECG में हमने पढ़ा था फिब्रिलेशन में P वेव्स एब्सेंट होंगी एज वेल एज RR इंटरवल वेव्स नेवर कांस्टेंट, बट इस केस में RR इंटरवल विल बी कांस्टेंट। QRS तो इस केस में भी जो है टैकीकार्डिया है प्रेजेंट है ज़्यादा, तो QRS भी जो होगा नैरो होगा। बट इस केस में क्या होगा, सॉ टूथ वेव्स मिलेगी, और सॉ टूथ वेव्स स्पेसिफिकली देखना ऐसे दिखेगी, सॉ टूथ वेव दिखेगी, और फिर P ऐसे QRS दिखेगा, फिर सॉ टूथ वेव दिखेगी P, बिकॉज बहुत फास्ट बीट हो रहा है एट्रिया, ठीक है, वेंट्रिकल के कंपैरिजन में, तो सॉ टूथ वेव्स आएगी इस केस में, ठीक है। लेकिन 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 ये सिर्फ हमें मेजरली कहाँ दिखेगी, तो लीड नंबर 1, 2 एंड AVF, बिकॉज राइट साइड ऑफ द हार्ट में ये है स्पेसिफिकली, तो इसलिए लीड नंबर 1, 2 और AVF में दिखेगी। राइट साइड ऑफ द हार्ट जो ज़्यादा ये करे, तो उस केस में इनमें दिखेगी ज़्यादा हमें कंपेयर टू जो ऑल लीड्स में। एट्रियल फिब्रिलेशन में सारी लीड्स में दिखेगा, लेकिन एट्रियल फ्लटर जो है राइट साइडेड लीड्स ऑफ द हार्ट में ज़्यादा दिखेगा सॉ टूथ अपीयरेंस ऑफ द वेव्स। तो कभी भी सॉ टूथ अपीयरेंस ऐसा दिखे, जस्ट आंसर इट सिंपली, इट इज़ एट्रियल फ्लटर, ठीक है। इसका ट्रीटमेंट भी सेम रहेगा, RACE, रेट कंट्रोल, then there will be anticoagulants, then there will be rhythm control. For rhythm control there will be chemical cardioversion as well as electrocardioversion, okay। So RA रेट के लिए है, तो RACE, R is for rate, तो रेट के लिए हम क्या दे सकते हैं, एस्मोलॉल एज वेल एज वेराप्रामिल। फॉर अपना एंटीकोगुलेशन हम वही रिवारोक्साबान, दाबिगत्रान दे सकते हैं, इन केस में भी नॉवेल ओरल एंटीकोगुलेंट्स। फॉर केमिकल कार्डियोवर्जन सेम अबिटलाइट दे सकते हैं एज वेल एज इम्यूडारोन दे सकते हैं। एंड फॉर इलेक्ट्रिकल कार्डियोवर्जन, अब ये बात बहुत ध्यान से सुनना, इलेक्ट्रोकार्डियोवर्जन में हमने याद किया था उसमें बायफेजिक 200 जूल्स का हम DC शॉक देते, बट ओनली एट्रियल फ्लटर इज द केस जहाँ हम 25 to 50 जूल का बायफेजिक शॉक DC शॉक देते हैं बस, ठीक है। 25 to 50 जूल्स का बायफेजिक DC शॉक बस, उसमें हम 200 देते थे, इसमें हम सिर्फ 25 to 50 जूल्स का ही दे रहे हैं, ठीक है। तो व्हाट आर द डिफरेंसेस टू पॉइंट इट आउट, उसमें एक्टोपिक फोकाई की वजह से जो है मल्टीपल ये फॉर्म हो रहे थे, इस केस में क्या हो रहा है, मैक्रो रीएंट्रेंट सर्किट जो है वो प्रेजेंट है केवो ट्राइकस्पिड इस्थमस में, ठीक है। उसमें एट्रियल फिब्रिलेशन में हमने क्या पढ़ा था कि जो बीट्स है वो कितनी होगी, 300 to 600 टाइम एट्रिया बीट करेगा, इस केस में इट इज़ 250 to 350 टाइम्स। उस केस में यानी कि एट्रियल फिब्रिलेशन के केस में हमने क्या पढ़ा था कि जो ECG है उसमें RR इंटरवल इज़ नेवर कांस्टेंट,
ठीक है, पी वेव्स एकदम फ्लैटेंड आउट होगी या इनकॉम्प्रिहेंसिबल होगी. बट इन दिस केस देयर विल बी RR interval which will be regular, but at the same time there will be sawtooth waves which we will see. This will occur specifically in right atrium, which atrial fibrillation occurs ऐसे तो throughout the heart से ectopic beats आ रही है, but it is more commonly concentrated in the left atrium. Okay, the treatment part stays the same, but the amount of shock we are giving in case of atrial flutter is 25 to 50 joules DC shock biphasic, but in the case of fibrillation we are going to give 200 joules biphasic DC shock. Okay, thank you.